नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। प्रस्तुत है भारतवर्ष के एक ऐसे लाल की अद्भुत प्रेम कहानी जो स्वतंत्र भारत का भावी प्रधानमंत्री भी था। जी हाँ, 1947 के बाद भी अंग्रेजी सरकार भारत भाग्य विधाता बनी हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि डिकी साइरन रेडक्लिफ द्वारा भारत के मानचित्र पर खींची गई रेखाओं की जांच पड़ताल कर रहे थे। पंजाब और पूर्वी बंगाल दंगों की आग में झुलस रहा था, जहां गांधी अकेले ही दंगों को संभालने का एक पक्षीय प्रयास कर रहे थे। सरदार पटेल सारे राजा महाराजाओं को हाँक कर हिंदुस्तान में रखने का भागीरथ प्रयत्न कर रहे थे। और इन सबके बीच दो अत्यंत रोचक और समझदार लोग अपने अपने वक्ष में प्रेमाग्नि सुलगाए एक दूसरे के अस्तित्व में विलुप्त हो जाने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से एक स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाला था और दूसरा इस नवनिर्मित राष्ट्र के पहले गवर्नर जनरल की पत्नी थी। जी हाँ, कहते हैं कि मोहब्बत वो आतिश है जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। कब हो जाए, किससे हो जाए, कहां हो जाए और क्यों हो जाए, इसकी भविष्यवाणी विधाता भी नहीं कर सकते। जब ये आग लगी तब जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के युवा थे और एडविना 47 की होने जा रही थी। लेकिन मोहब्बत तो किसी भी उम्र की हो बेपनाही होती है। नेहरू अल्पायु में ही विदुर हो गए थे। फिर कमला कौल से उनका वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं रहा था। ये बात नेहरू ने भी स्वयं स्वीकार की है। कमला एक सीधी साधी कश्मीरी लड़की थी और नेहरू ने अपने 7 साल के लंदन प्रवास में एक सुनहरे सपने जैसा जीवन जिया था। अच्छी पढ़ाई, शानदार सोहबतें, बेहतरीन शामें, हसीन रातें, खुली उन्मुक्त और उच्च श्रृंखल जिंदगी। एडविना और डिकी के बीच में भी केवल एक दोस्ती का ही संबंध रहा था। इंग्लैंड में एडविना के पास कुछ रिश्ते पहले ही सुर्खियां बटोर चुके थे। जब डिकी हिंदुस्तान के वायसरॉय बन के आए तब एडविना उनके साथ नहीं आना चाहती थी, परंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को डिकी और एडविना दोनों ही पसंद करते थे और कदाचित इसी का लाभ आज के भारत को विभाजन के समय भी मिला। जब बात कश्मीर पर आकर रुकी तब एडविना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मॉर्गन जेनेट ने अपनी पुस्तक एडविना माउंटबेटन अ लाइफ ऑफ हर ओन में लिखा है कि वो नेहरू को समझाने के लिए मशोबरा, जो कि एक हिल स्टेशन है, वहां पर ले गई। इस घटना को एडविना ने अपनी चिट्ठी में स्वीकारा है। तुम्हें मशोबरा ले जाकर तुमसे बात करना मेरा जुनून बन गया है। वो पहले भी वहां जा चुके थे। दोनों के बीच में ये प्रेम संबंध मई 1948 के आसपास आरंभ हुआ था और गहराया उसके बाद ही। मशोबरा की सैर में डिकी और बेटी पामेला भी उनके साथ थे। लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू और एडविना की बढ़ती दोस्ती को अत्यंत धैर्य से देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये समझना आसान भी है और मुश्किल भी। जवाहरलाल जहां भी कहीं जाते एडविना के लिए तोहफे खरीदते। उन्होंने इजिप्ट से लाई गई सिगरेट, सिक्किम के फर्न और एक बार उड़ीसा के सूर्य मंदिर में उकेरी हुई कामोत्तेजक तस्वीरों की किताब एडविना माउंटबेटन को भेजी और लिखा, इस किताब को पढ़कर और देखकर एक बार तो मेरी सांसें ही रुक गई। इसे मुझे तुम्हें भेजते हुए किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं हुई और न ही मैं तुमसे कुछ छुपाना चाह रहा था। एडविना इसके जवाब में लिखती है कि उन्हें ये मूर्तियां रिझा रही हैं। मैं संभोग को सिर्फ संभोग की तरह से ही नहीं देखती, ये कुछ और भी है। ये आत्मा की खूबसूरती जैसा है। क्या वो प्लेटोनिक लव की ओर संकेत कर रही थी या कुछ और? नेहरू और एडविना का रिश्ता माउंटबेटन के जीवन का सबसे बड़ा अभियान अर्थात विभाजन को आसान बना रहा था। वो ये भी समझते थे कि नेहरू के लिए एडविना उन्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए कहीं ना कहीं वो इसे बढ़ावा भी दे रहे थे। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप जिएगलर ने माउंटबेटन की जीवनी में एक चिट्ठी का उल्लेख किया है जो डिकी ने अपनी बेटी पैट्रिशिया को लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, तुम किसी से इसका जिक्र न करना, पर यह हकीकत है कि एडविना और जवाहर एक साथ बड़े अच्छे दिखते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपना स्नेह भी व्यक्त करते हैं। मैं और पामेला वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनकी मदद कर सकता है।
मम्मी इन दिनों काफी खुश रहती है। माउंटबेटन हर हाल में एडविना को खुश देखना चाहते थे। कई बार एडविना ने उनसे तलाक लेने की धमकी भी दी थी, पर हर बार वो कुछ ऐसा कर जाते थे कि रिश्ता बना रह जाता। एडविना से उनका संबंध उनकी पदोन्नति का रास्ता भी तो था। नेहरू और एडविना के संबंध को उनकी लिखी हुई चिट्ठियों से भी समझा जा सकता है। एलेक्स वॉन तुंजलेवन ने विस्तार से अपनी पुस्तक इंडियन समर में उन चिट्ठियों का विवरण दिया है। आरंभ में दोनों के मध्य पत्रों का प्रतिदिन आदान प्रदान हुआ, फिर हर एक सप्ताह और बाद में ये क्रम महीने में एक बार पर आकर थम गया। एडविना लंदन वापस जाने के बाद कई बार हिंदुस्तान आई और जब भी नेहरू इंग्लैंड गए, माउंटबेटन परिवार से मिले। वो वहां अपना अधिकतर समय एडविना के साथ ही बिताते और डिकी हर बार ऐसे हालात भी पैदा कर देते थे। माउंटबेटन के हिंदुस्तान से विदा होने से एक दिन पहले भारत सरकार ने उनके सम्मान में डिनर दिया था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना के सम्मान में एक भाषण दिया, जो उनके प्रेम को स्पष्टतया प्रकट कर देता है। उसके कुछ अंश इस तरह से: ईश्वर या किसी परी ने तुम्हें ये खूबसूरती, ये बुद्धिमत्ता, ये सौम्यता, ये आकर्षण और ऊर्जा दी है, और यही नहीं, तुम्हें इससे भी ज्यादा मिला है, और वो है एक कमाल का इंसानी जज्बा और लोगों की सेवा का भाव। इन सब खूबियों के मिले जुले असर ने तुम्हें एक शानदार महिला बनाया। इस भाषण को सुनने के बाद एडविना रो पड़ी और जवाहर तो जैसे कोई अपने महबूब के बिछड़ने पर रोता है, फूट फूट कर रो गए। कमाल है, सदके इस भाव के, इस समर्पण के और इस जज्बात के। और फिर वो 21 जून 1948 का दिन, नेहरू के जीवन की ढलती हुई शाम का शायद सबसे उदास दिन। इसके बारे में मौजूद है, इसके आधार पर दावे से कहा जा सकता है कि उगता हुआ आरुणी सूरज भी उस दिन उनको पीत वर्ण प्रतीत हुआ होगा। 6 घोड़ों की बग्गी में सवार डिकी और एडविना किसी महाराजा और महारानी की तरह लग रहे थे, पर शायद किसी घोड़े को जवाहर की हालात का अनुमान हो गया था और उसने आगे हिलने से मना कर दिया। उनकी विदाई को देखने आए लोगों में से किसी ने चीख कर कहा, ये घोड़े भी नहीं चाहते कि आप लोग यहां से जाएं। नेहरू का दिल भी यकीनन ऐसा ही कह रहा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उगते हुए सूरज के साथ डिकी और एडविना हिंदुस्तान से रवाना हो गए और नेहरू ठगे से रह गए होंगे। एडविना एक बार नेहरू के साथ नैनीताल गई। एक शाम जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर का बेटा उन्हें शाम के भोजन पर आमंत्रित करने आया, तो उसने दोनों को आलिंगन में बंधे हुए पाया। उस आलिंगन के गवाह थे टाटा स्टील के होने वाले चेयरमैन रूसी मोदी। जी हाँ, उनके पिता होमी मोदी उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। इधर हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों में यह मशहूर हो चुका था कि अगर राम के दिल में झांक कर देखें तो सीता मिलेगी, और नेहरू के दिल में अगर झांका तो एडविना। इस रिश्ते की वजह से कई बार दोनों के जीवन में उथल पुथल भी रही और नेहरू का तो राजनीतिक जीवन ही दांव पर लग गया था। तब एडविना ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए नेहरू को उनके कर्तव्य के प्रति प्राथमिकता दिखाने का परामर्श दिया और अंततः कह दिया कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम कितनी समझदार हो, नेहरू ने जवाब में लिखा, पर यह विवेक मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं देता है। और जब कभी मैं वो दृश्य याद करता हूं जब मैंने तुम्हारा हाथ चूमकर तुम्हें अलविदा कहा था, तो उसको याद करके मेरे दिल में हताशा उभर जाती। अंतिम समय में दुनिया की सबसे संपन्न महिलाओं में से एक के पास अगर कुछ था तो बस नेहरू के लिखे हुए पत्र, जो उनके दिल के सबसे करीब थे और जो उनकी सबसे बड़ी दौलत भी थी। जी हाँ, एक बार एडविना बहुत बीमार पड़ी और अपने ऑपरेशन से पहले उन्होंने डिकी को वो सारे पत्र दे दिए जो नेहरू ने उन्हें लिखे थे। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बची तो उन पत्रों से वो सब जान सकते हैं जो कभी उनके और नेहरू के बीच रहा। डिकी ने विश्वासघात किया और पत्र पहले ही पढ़ लिए। उस ऑपरेशन रूम से एडविना सही सलामत बाहर आ गई और उन खतों को पढ़ने के बाद भी डिकी उनके साथ उतने ही सौम्य और समझदार बने रहे जैसे वो हमेशा थे।
लेकिन एडविना इसके बाद अधिक समय जीवित नहीं रही। 21 फरवरी 1960 की सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। एडविना की अंतिम इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्हें समुद्र में दफनाया गया था और इस काम को अंजाम दिया इंग्लैंड के जहाज HMS वेकफुल ने। और अपने प्यार को अंतिम सलामी देने के लिए नेहरू ने गेंदे के फूलों के एक पुष्प चक्र के साथ हिंदुस्तानी जहाज त्रिशूल वहां भेजा था। दोनों ने बेहद गरिमामय ढंग से अपने संबंध को निभाया और उसी गरिमामय ढंग से माउंटबेटन ने अपना कर्तव्य निभाया। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसी ने सलाह दी थी कि वो उन दोनों के रिश्तों को विभाजन में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन जिन्ना ने यह कहते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि यह रिश्ता एक निजी मामला है और वो इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब की बात कुछ और ही थी। अब ना ऐसे लोग हैं और ना ही ऐसी राजनीति। चलते चलते एडविना 1936 में बगदाद गई थी। एक शाम जब वो यूं ही घूम रही थी तो एक भविष्य बताने वाले आदमी ने उन्हें जल्द किसी देश की महारानी बनने की बात कही। उन्हें तरह तरह के जानवर पालने का शौक था, सो वो बगदाद से एक गिरगिट ले आई थी जिसे उन्होंने गांधी नाम दिया था। 11 साल बाद ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। 20 फरवरी 1947 को माउंटबेटन हिंदुस्तान के अंतिम वायसराय बने और बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल, और एडविना उनकी महारानी। माउंटबेटन को फिल्मों का शौक था। सन 1942 में उन्होंने इंग्लैंड की सरकार की मदद से एक फिल्म बनवाई जिसका नाम था इन विच वी सर्व। ये माउंटबेटन के नेतृत्व में युद्धपोत HMS केली के क्रेते की लड़ाई में डूबने पर आधारित थी। नेओर कोवार्ड द्वारा निर्देशित पिक्चर में नाविक की भूमिका एक नए कलाकार ने निभाई थी। उसके ठीक 40 साल बाद 1982 में उस नए कलाकार ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के निवेदन पर और सूचना मंत्रालय के सहयोग से गांधी के जीवन पर अब तक की सबसे महान फिल्म निर्देशित की। जी हाँ, उस नए कलाकार का नाम था सर रिचर्ड एटनब्रो। अजीब इत्तेफाक ये भी है कि नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को है और एडविना का 28 नवंबर को। दोनों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से और माउंटबेटन को आयरलैंड की आतंकवादी पार्टी IRA ने उनकी नाव को बम से उड़ाकर मार दिया था। फिलहाल हिंदी न्यूज जंक्शन में इतना ही। नमस्कार।